नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शीर्षक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन कराऊंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैंने बहुत सारा अध्ययन कर लिया, उनके अंगों के बारे में अध्ययन कर लिया, उनके कार्यों के बारे में अध्ययन कर लिया, उनके संगठन के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम जो अध्ययन करते हैं, आज हमारा अध्ययन का विषय है संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति स्थापना में योगदान। आज हमारा शीर्षक है संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति की स्थापना में योगदान, या ये भी कह सकते हैं इसका मूल्यांकन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने स्थापना से लेकर विगत 75 वर्षों में 75 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय शांति उसका जो मुख्य इश्यू था, मुख्य विषय था, उसको कहाँ तक कामयाबी किया, कहाँ तक उन्होंने सही किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोपरि उद्देश्य था। सर्वोपरि उद्देश्य क्या था? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना उद्देश्य क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का? उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा। विश्व शांति और सुरक्षा यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति और सुरक्षा। और इसकी मुख्य जिम्मेवारी किसकी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। सबसे पहला है हमारा महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है न्यास परिषद, चौथा है सचिवालय, पांचवा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 अंग हैं। इन 6 अंगों द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। अब इसमें हम कहते हैं कि विश्व शांति और सुरक्षा में इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षा परिषद की है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य जिनको हम महाशक्तियां बोलते हैं और 10 अस्थायी शक्तियां। ये जो 5 शक्तियां हैं इनको वीटो का अधिकार है, निषेधाधिकार का अधिकार है। कोई भी कानून पारित करने के लिए इन 5 का मतदान होना जरूरी है। उनमें से 9 से कोई भी विधेयक या कानून पारित होता है, उन 9 में से 5 ये जो महाशक्तियां हैं इनका मतदान होना अति आवश्यक है। मतदान में अनिवार्यता रहती है। यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि विश्व शांति को खतरे में डालने वाला कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तभी तक उभरिया पनप सकता है जब उसे एक या अधिक बड़े राष्ट्रों की सहायता और समर्थन प्राप्त हो। जब किसी बड़े राष्ट्रों के जो 5 बड़े राष्ट्र है उनका समर्थन जब तक नहीं है तब तक कोई भी बड़ा संघर्ष नहीं पनप सकता। लेकिन ऐसे किसी भी संघर्ष को सुरक्षा परिषद कैसे रोके या नियंत्रित कर सकती है, जबकि हर बड़े राष्ट्र अर्थात 5 बड़े राष्ट्र अर्थात अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन को तात्विक तथा वास्तविक प्रश्नों में निषेधाधिकार प्राप्त है, वीटो की शक्ति प्राप्त है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतरंतर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र स्थापना के बाद
5 बड़े संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संकट प्रसंग उत्पन्न हो गए थे। जब हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, उस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 के पास 5 बड़े संघर्ष उत्पन्न हुए थे। उन संघर्षों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने खत्म किया था। 5 बड़े संघर्ष कौन सा था? नंबर 1 था बर्लिन का संघर्ष। बर्लिन का संकट, बर्लिन का संकट 1948 से 1949। नंबर 1 था बर्लिन का संकट 1948 से 1949। नंबर 2 था क्यूबा पक्षपात संकट। क्यूबा पक्षपात संकट, क्यूबा पक्षपात संकट 1962 में जो क्यूबा का संघर्ष हुआ था। नंबर 3 हंगरी संकट, हंगरी संकट 1956, हंगरी संकट 1956। नंबर 4 था चेकोस्लोवाकिया का संकट, चेकोस्लोवाकिया का संकट, चेकोस्लोवाकिया का संकट, चेकोस्लोवाकिया का संकट ये था 1968 में, 1968 में। नंबर 5 वियतनाम संकट, वियतनाम संघर्ष, वियतनाम संघर्ष या वियतनाम युद्ध या वियतनाम संकट 1968 से 1972, 1968 से 1972। नंबर 6 क्या है हमारा? अफगान का संकट 1979, पोलैंड का संकट 1981-82, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम मार्च 2003। इन सभी में एक महाशक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेवार थी, इसलिए इनमें सुरक्षा परिषद असरदार कार्रवाई नहीं कर सका। मई 2003 में आखिर सुरक्षा परिषद ने इराक के मसले पर अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। इराक पर अमेरिका जैसे और ब्रिटेन के कब्जे को स्वीकृति दे दी, साथ ही पुनर्निर्माण तथा शासन की जिम्मेदारी भी सौंप दी। सिर्फ कोरिया संकट जो 1950-53 में था, सुरक्षा परिषद ने ऐसी कार्रवाई का निर्णय किया, लेकिन जैसा सर्वविदित है कि सोवियत प्रतिनिधित्व रहते हुए यह निर्णय क्रियान्वित होना असंभव था। यही है कि विगत 75 वर्षों में कोई युद्ध अथवा अमेरिका रूस के बीच सीधा फौजी टकराव नहीं हुआ, लेकिन इसका श्रेय कहीं भी संकट हुआ उसका श्रेय दोनों के बीच नाभिकीय संतुलन और संभावित परमाणु युद्ध के भीषण परिणामों का एहसास को था, न कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का युद्ध निरोधक भूमिका के संदर्भ में याद रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र जो युद्ध के संबंध संभावना को टालता है, उनको हमें याद रखना होगा कि पिछले 6 दशकों में क्षेत्रीय स्तर पर छोटे मोटे 150 के आसपास संघर्ष हुए। उनका उदाहरण है भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान संघर्ष जो 4 बार हुआ, अरब इजराइल संघर्ष जो 4 बार हुआ, इथोपिया सोमालिया संघर्ष, वियतनाम कचूटिया संघर्ष, युगांडा गजारिया संघर्ष, ईरान इराक युद्ध। इन सब का निपटारा वस्तुतः संबंध देशों ने सीधी वार्ता या दूसरे देश जो बड़ी शक्तियां थी उनकी मध्यस्थता से हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की और भी भूमिका नहीं रही या नगण्य रही। विवादों के झगड़े को शांतिपूर्ण निपटाने में सिलसिले में बहुत कुछ स्थिति यही रही। भारत के निकटवर्ती दक्षिणी एशिया में क्षेत्रों को लीजिए। दक्षिणी एशिया के क्षेत्रों में इस क्षेत्र में भारत पाक युद्धों के उपरांत ताशकंद और शिमला समझौते के अतिरिक्त 3 बड़े विवादों का समाधान हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच शास्त्री श्रीमाओ समझौता जो 1964 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ विवाद का निपटारा जो 1965 और 66 में हुआ, भारत बांग्लादेश के बीच
फरक्का समझौता, फरक्का नदी के पानी का समझौता जो 1977 में हुआ था, इससे पहले तो 30वें समाधान में सीधी बातचीत हुई थी। सिर्फ एक भारत बांग्लादेश का समझौता था, भारत पाकिस्तान के कच्छ समझौता था, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका रही थी। बाकी संघीय समर्थकों ने द्विपक्षीय समझौता हुआ था और कुछ विवादों का पंच निर्णय द्वारा, हाँ, कश्मीर विवाद कई वर्षों से सुरक्षा परिषद की कार्यसूची में रहा है, लेकिन सुलझाने की बजाय ये सुरक्षा परिषद में जाने के बाद उलझता ही गया है। हाल ही के वर्षों में यूगोस्लाविया, रवांडा, सोमालिया ने संयुक्त राष्ट्र की सफलता को मुंह देखा, संयुक्त राष्ट्र समझौता को मुंह देखना पड़ा। संघ की छवि धूमिल हुई। उपनिवेशवाद के विघटन के बाद 14 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 89 मतों से उपनिवेशवाद विघटन घोषणा पारित की गई कि कोई भी देश किसी भी देश का उपनिवेश नहीं रहेगा। निश्चय ही इन ऐतिहासिक घोषणाओं के लगभग जो ये घोषणा हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की 14 दिसंबर 1960 की, उसमें विश्व के 50 राष्ट्र, विश्व के 50 छोटे मोटे देश स्वाधीनता प्राप्त हुए। शायद यह भी स्वीकार करना होगा कि विभिन्न उपनिवेश देशों में स्वाधीनता सेनानियों को घोषणा से नया बल और प्रोत्साहन मिला। लेकिन जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र के सीधे और ठोस योगदान का प्रश्न है, औपनिवेशिक समस्याओं में विख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ रूपर्ट इमर्सन का कहना है, उपनिवेशवाद के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका। उपनिवेशवाद के विघटन की अधिकांश राजनीति और कोशिशें संयुक्त राष्ट्र संघ से घेरे से नहीं गुजरी। उपनिवेशवाद का विघटन संबंधी कार्रवाइयाँ उपनिवेश के निवासियों को शांतिपूर्ण तथा गैर शांतिपूर्ण प्रयासों के फलस्वरूप हुई है। निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर 1946 में लंदन में हुए समझौते के प्रथम जो सत्र था लंदन में, उसमें विचार विमर्श हुआ। उसके बाद महासभा का एक वार्षिक सम्मेलन इस पर विचार हुआ। इसके अलावा जो आंशिक परमाणु परीक्षण निरोध संधि थी 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968 के विचार विमर्श में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान रहा। इन महाशक्तियों तथा दूसरे राष्ट्रों के बीच आपसी बातचीत हुई। दोनों साल्टा समझौते हुए 1972 और 1979 में, INF संधि हुई 1987 में, स्टार्ट संधि हुई 1941 में। अमेरिका और सोवियत संघ के जो ये संधियाँ हुई, ये अमेरिका और सोवियत संघ के सीधी वार्तालापों के परिणाम स्वरूप हुई। इस प्रकार हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने या रोकने के लिए एक सेल्फ इवाल्व का काम किया। उन्होंने एक पूर्ण रूप से उस आंदोलन को नहीं बढ़ने दिया, चाहे द्विपक्षीय समझौते हुए। राल्फ बुचे के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख विशेषता यही है कि उन्होंने राष्ट्रों को बातचीत में व्यस्त रखा, उनको बातचीत में व्यस्त रखा। जिससे अधिक देर तक बात करते रहे उतना ही अधिक अच्छा रहा, क्योंकि वो युद्ध का समय था, वो टल गया। इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना के योग को नकार नहीं सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के सुझाव। संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के सुझाव। संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? हमने पहले उसके दोष देखे। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके कारण जो संयुक्त राष्ट्र स्थापना में त्रुटियां रही, दोष बताए गए। कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के दोष है जिससे वो कमजोर हुआ है। कौन कौन से दोष है, कौन कौन सी दोष या त्रुटियां संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन में जो दोष रहे, त्रुटियां रही, वो कौन कौन से है और उनको किस प्रकार से दूर करने के प्रयास किए जाएंगे, ये हमारा यहाँ मुख्य बिंदु रहेगा, ये हमारा सोचने वाला बिंदु रहेगा। दोष, सबसे पहले हम बात करते हैं दोष की, कमी की। क्या दोष रहा? नंबर 1 था महाशक्तियों की वीटो पावर। महाशक्तियों
5 देश थे महाशक्तियों की वीटो पावर या वीटो की शक्ति या निषेधाधिकार की शक्ति। इस शक्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ को पर्याप्त दोष उत्पन्न किया है। ये शक्तियां आपसी विवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय मामले नहीं सुलझा पाती। दूसरा दोष, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संवैधानिक व्याख्या नहीं, कानूनी व्याख्या नहीं। दूसरा जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की तो बात कही गई है, परंतु उसे संवैधानिक व्याख्या नहीं है, उसे कानूनी व्याख्या नहीं है। तीसरा है घरेलू क्षेत्राधिकार की बातें नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में घरेलू क्षेत्राधिकार की बातें नहीं है। किस राष्ट्र के कौन कौन से मामले घरेलू होंगे, किस राष्ट्र के कौन कौन से मामले आंतरिक होंगे। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चौथा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि यूएनओ के पास संयुक्त राष्ट्र संघ के पास सैनिक शक्ति का अभाव है। खुद की सैनिक शक्ति नहीं है। सैनिक शक्ति का अभाव मतलब खुद की कोई सेना नहीं है। खुद की सेना नहीं होने से, खुद की सेना न होने से वो प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ को सेनाओं के लिए दूसरे देशों की जरूरत पड़ती है और दूसरे देशों में जो आपसी संबंध है वो कई बार वो सहयोग नहीं दे पाते जो उन्हें जरूरत होती है। तो ये 4 दोष रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, 4 कमियां रही है। इन कमियों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ शक्तिशाली नहीं हो पाया जितने शक्तिशाली होना चाहिए था। कौन कौन से शक्तियां थी? एक तो महाशक्तियों की वीटो की शक्ति। महाशक्तियों ने जो वीटो की शक्ति का अनाधिकृत रूप से प्रयोग किया, जैसा हमने पूर्व में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग करने वाला रूस देश था। दूसरा है संवैधानिक व्याख्या नहीं है, इनके कामों की कोई कानूनी व्याख्या नहीं है। तीसरा घरेलू विवाद, घरेलू क्षेत्राधिकार की बातें नहीं की गई है। घरेलू क्षेत्राधिकार कौन होंगे, कौन कौन से राष्ट्र, कौन कौन से उनके घरेलू मामले होंगे, कौन कौन से उसके आंतरिक मामले होंगे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदी में कहते हैं ना, भय बिना हो न प्रीति, भय बिना हो न प्रीति, यानी भय नहीं है। भय दिखाने वाली चीज क्या है? सैनिक शक्ति या पुलिस शक्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ की खुद की सैनिक शक्ति नहीं है, खुद की पुलिस शक्ति नहीं है। इस प्रकार ये जो 4 मुख्य कमियां रही है, 4 मुख्य त्रुटियां रही है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को विगत हमने 75 वर्षों में जो अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर हमें क्या करना है, किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत किया जा सकता है, किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें चार्टर में संशोधन करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के सुझाव या फिर चार्टर में संशोधन किए जाने हैं। ये चीजें हमें, ये बातें हमें संयुक्त राष्ट्र संघ को किन चार्टरों में संशोधन करके, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन कानूनों में संशोधन करके उसको शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसमें नंबर 1 बात करते हैं विश्वव्यापी सदस्यता। नंबर 1 है विश्वव्यापी सदस्यता। विश्वव्यापी सदस्यता विश्व के सभी प्रमुख वर्गों का सुझाव है, विश्व के सभी प्रमुख देशों का सुझाव है, विश्व के सभी प्रमुख गुटों का सुझाव है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है,
संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है उस सदस्यता में निषेधाधिकार को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। निषेधाधिकार की प्रवृत्ति है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, निषेधाधिकार की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और उसको विश्वव्यापी सदस्यता दे देनी चाहिए। 1971 तक विश्व के अनेक राष्ट्रों ने अमेरिका तथा सोवियत के वीटो के प्रयोग की सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देश उसकी सदस्यता लेना चाहते थे, पर लेकिन कहीं अमेरिका उसमें अपनी वीटो का प्रयोग कर लेता और कहीं रूस प्रयोग कर लेता। 1971 में अमेरिका वीटो के कारण साम्यवादी चीन को राष्ट्र संघ की सदस्य नहीं बन सका। चार्टर में ऐसा परिवर्तन किया जाए कि विश्व के जो चार्टर की शर्तों को पूरा करता है वो कोई भी सदस्य बनने से कठिनाई में हो, यानी विश्वव्यापी सदस्यता। नंबर 2 है वीटो की व्यवस्था में समुचित संशोधन। वीटो की व्यवस्था में समुचित संशोधन। विश्व के अधिकांश देश इस बात की मांग करते हैं, ये सुझाव देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की संघ की जो वीटो की पावर है, निषेधाधिकार की शक्ति है, उसने संयुक्त राष्ट्र को सफल बनाने में घातक सिद्ध हुई है। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाता। उसके सही निर्णय से नहीं पाने से बार बार सुरक्षा परिषद ने वीटो की शक्तियों का अपना प्रयोग किया। जितना अधिक वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, संयुक्त राष्ट्र में जनता का विश्वास डिगाया। ये कोई वस्तु नहीं है। आलोचकों का कहना है कि सुरक्षा परिषद को शांति व्यवस्था के प्रयोग के लिए अवश्य निषेधाधिकार का प्रयोग करना चाहिए, परंतु कोई स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करे इसका कारण उसको लिखित में देना चाहिए। तो इस प्रकार इस व्यवस्था में पर्याप्त सुधार होना चाहिए। नंबर 3 आर्थिक और सामाजिक परिषद संबंधी सुधार। आर्थिक 5वां हमारा जो संगठन है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संबंधी सुधार। यह परिषद महासभा में निदेशक का काम करती है। वो सिर्फ निदेशक देती है, सलाह देती है कि महासभा इनका किस प्रकार से कार्य किया जाता है। महासभा तथा इस परिषद में यद्यपि स्पष्ट रूप से कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आज जो कार्य क्षेत्र चल रही है, देखने हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद महासभा के नियंत्रण में जो कार्य विकल्प है, यदि उसे केवल परिभाषित किया जाए तो प्रक्रिया संबंधी अड़चनों को समाप्त किया जा सकता है। इस दिशा में महासभा के नियंत्रण के अधिकार को परिभाषित करना कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध है। नंबर 4 महासभा की स्थिति में सुधार। महासभा की स्थिति में सुधार। महासभा की स्थिति में सुधार। चार्टर में आवश्यक संशोधन करके महासभा को ऐसा रूप दिया जाना चाहिए ताकि वह विभिन्न देशों की संसद की भांति कार्य कर सके। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका की तरह उत्तरदायी बना दिया जाना चाहिए। कुछ विचारकों का यह भी मत है कि महासभा का प्रतिनिधित्व पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में जनसंख्या के अनुपात में महासभा में सदस्यों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। यद्यपि महासभा में प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक सदस्य दिया जाता है। 2 बातें महासभा में होनी चाहिए, एक तो महासभा को संसद का दर्जा देना चाहिए और सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका। दूसरी बात, महासभा में जो मतदान का मूल्य है वो जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। नंबर 5 घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाए। घरेलू
क्षेत्राधिकार का उचित घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाए। निर्धारण किया जाए। जैसा हमने दोष और त्रुटियों की बात की, जैसा हमने दोष और त्रुटियों में उल्लेख किया, जैसा हमने दोष और त्रुटियों में समझा कि घरेलू क्षेत्राधिकार की बातें नहीं है, इसलिए इसमें हमें घरेलू क्षेत्राधिकार को उचित दिया जाना चाहिए। तो एक बात पूरा देख लीजिए, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की बाकी सब बातें पूर्व में पढ़ ली, सब टॉपिक के बारे में पहले पढ़ लिए। अभी हमें दो टॉपिकों के बारे में मुख्य बात की है। एक तो शांति स्थापना में योगदान। शांति स्थापना में मैंने आपको बताया था विश्व के सामने मुख्य संघर्ष आए थे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा में अपनी भूमिका कारगर निभाई। उन संघर्षों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कारगर रूप से निपटारा किया। दूसरा हमारा टॉपिक था संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने में सुझाव। तो सुझाव से पहले हमें उसकी कमियां, त्रुटियां और दोष देखना पड़ेगा कि किन त्रुटियों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत नहीं हुआ, किन कमियों या त्रुटियों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ शक्तिशाली नहीं हुआ। तो इसमें 4 कमियां रही है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो की शक्ति है, उसने महाशक्तियों ने अंधाधुंध प्रयोग किया, जिसके कारण वो कमजोर रहा है। नंबर 2, कोई भी कानून की संवैधानिक व्याख्या नहीं है कि किसी देश ने कार्रवाई की तो उसके खिलाफ वो क्या कार्रवाई कर सकता है। नंबर 3, क्षेत्राधिकार की बातें नहीं है, किसी भी राष्ट्र के क्षेत्र की बातें नहीं है। नंबर 4, सबसे बेहतर जो कमी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की खुद की सेना नहीं है। अब इन जो त्रुटियों को दूर करने के लिए, चार्टर में संशोधन करने की आवश्यकता है। इन चार्टर में संशोधन करके, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करके संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाया जा सकता है। वो कौन कौन से चार्टर है? विश्व शांति सदस्य व्यापी सदस्य, इसकी सदस्यता विश्वव्यापी होनी चाहिए। नंबर 2 है वीटो की व्यवस्था में समुचित संशोधन होना चाहिए। नंबर 3 है आर्थिक एवं सामाजिक परिसर संबंधी सुधार। नंबर 4 है महासभा की स्थिति में सुधार। नंबर 5 है घरेलू क्षेत्राधिकार का